देखो कल मैंने बलसंगति का आणविक आधार को बता दिया था, लेकिन वीडियो में जो है कुछ फॉल्ट के कारण क्या हुआ था, आवाज़ गड़बड़ हो गई थी। आवाज़ गड़बड़ होने की वजह से मैं पुनः जो है दोबारा जो है न्यूक्लियोटाइड को बता रहा हूँ। आपको बताया गया था कि जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मेस्टर ने किया था। और फ्रेडरिक मेस्टर ने एक चीज और बताया था, उन्होंने क्या कहा था, इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन, और बाद में इसी का नाम क्या पड़ा था? न्यूक्लिक अम्ल पड़ा था। न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा? तो जैसे आप जानते हो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, आपको बताया गया था पिछले दिन कि जैसे हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना, तो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका है। इस दीवार की सूक्ष्म इकाई क्या है? ईंट है। ईंट से मिलकर दीवार बनी है। वैसे ही न्यूक्लिक अम्ल का जो है इकाई क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? यानी न्यूक्लियोटाइड क्या है? अमीनो, इसका न्यूक्लिक अम्ल का क्या है? इकाई है। अब हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। यानी ये न्यूक्लियोटाइड में जो है, ये न्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार के होते हैं। एक डीएनए होता है और दूसरा क्या होता है? आरएनए होता है। और यही आरएनए और डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है जो हमारे शरीर का जब निर्माण होता है तो यही हमारे शरीर को तय करते हैं कि हमारी आंखें कहाँ होंगी, हमारी नाक कहाँ होगा, हमारे हाथ में अंगुलियां कितनी होंगी, यही तय करते हैं। अब चूंकि हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो है, ये जो डीएनए और आरएनए होता है बेटा, आपको कल बता दिया गया था, जो डीएनए और क्या होता है? आरएनए होता है। इन दोनों की जो दीवार होती है, इसी दीवार को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है फास्फेट्स, दूसरा क्या होता है? शर्करा होता है, तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। अब चूंकि ये चीज ध्यान देना, जब फास्फेट यानी इसको पी से दर्शाया जाता है, फास्फेट किससे दर्शाया जाता है? पी से। शुगर को किससे दर्शाया जाता है? एस से। और नाइट्रोजन क्षार को N से। जब जो है, यहां ध्यान दो, जब क्या होता है, अगर ये पॉइंट आप लोग समझ लेना, जैसे मान लेते हैं, ये ध्यान दो, अगर ये और ये, इनको मान लिया गया पिता और इनको मान लिया गया माता, ठीक है ना? यानी मैं और मेरी पत्नी, मान लो हम लोग की विवाह होती है, हम और हमारी पत्नी, ये हम दोनों मिलते हैं तो क्या होते हैं? पति पत्नी। तो पति पत्नी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनको क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोसाइड नाम दिया जाता है। तो ये यानी पति पत्नी मिलकर क्या बन गए? यानी यहाँ शर्करा और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिल गए तो क्या बने? न्यूक्लियोसाइड। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। और जब क्या होता है, शादी के 1-1.5 साल बाद इनसे जो बच्चे होते हैं, मान लो इनसे बच्चा हुआ, अब इनका जो बच्चा हुआ वो कौन था? पी। कौन था? पी। अब इनका बच्चा तीसरा कौन आ गया? पी। और जब ये तीनों मिल गए तब क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे? एक साथ मिलेंगे तब क्या बनेगा? तब बनेगा न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। बात समझ में आया? ये इकाई है ना, न्यूक्लिक अम्ल का क्या है? इकाई है। अब आपने पहले यहां ध्यान एक बार और समझ लो, बताया गया कि जब ये शर्करा यानी पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब क्या होता है? जब न्यूक्लियोसाइड और
फास्फेट समूह एक साथ मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिल जाते हैं तो उनसे किसका निर्माण हो जाता है? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हम आते हैं जो मेन पॉइंट है, अब समझते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है किससे किससे मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। हमने समझ लिया कि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह भी होता है, पेंटोस शर्करा भी होता है, नाइट्रोजन क्षार भी होता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक को बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फास्फेट समूह। किसको देखेंगे? फास्फेट समूह। फास्फेट समूह का सूत्र क्या होता है बेटा? फास्फेट समूह का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। H3PO4। अब एक बात बताओ, इसको संरचना सूत्र लिखना हो तो क्या करोगे? यहाँ पे हो गया P, समझ में आया? ये कभी भी ऑक्सीजन जब फास्फोरस जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड होगा। पहला इसका आप लोग इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट कहते हैं। आप एक चीज ध्यान रखना, जो फास्फोरस समूह डीएनए और आरएनए में मिलता है, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ये डीएनए यानी डीएनए और आरएनए में जो फास्फेट समूह मिलते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट होते हैं। तो ये क्या है? ऑर्थोफॉस्फेट। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्थो। अब ऑर्थोफॉस्फेट आप समझ गए, इसकी संरचना सूत्र भी समझ गए कि इसकी संरचना सूत्र क्या होती है ऑर्थोफॉस्फेट की? ये होती है। और एक चीज और इसमें ध्यान रख लेना, जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं उन सभी में अरे डीएनए और आरएनए मिलते हैं, यानी उनमें ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाता है। और ये जो फास्फेट समूह है बेटा, ये ही क्या करता है? डीएनए और आरएनए को अम्लीयता प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम सीधे आ जाते हैं। अब एक चीज और बता देते हैं, जो ये ध्यान रखना, क्योंकि इनमें आपको बताया गया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। ये बताया गया ना, बोलो। तो न्यूक्लिक अम्ल में बताया गया डीएनए और आरएनए। तो अब जितने डीएनए और आरएनए होंगे बेटा, डीएनए और आरएनए होंगे, इन डीएनए और आरएनए में जो है ये फास्फेट समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। जितना जैसे डीएनए में होगा वैसे ही कैसे होगा? आरएनए में होगा, समान होते हैं। इसमें भी समान होता है, इसमें भी क्या होता है? समान होता है। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रख लोगे कि आप जो फास्फेट समूह डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? एक समान पाए जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं पेंटोस शर्करा। दूसरा क्या देखते हैं? पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा जो है, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? C5H10O5। ये होता है 6,5H10O5। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी एक डीएनए होगा और ये क्या बनेगा? आरएनए बनाएगा। डीएनए को क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोज। और ये क्या होता है? राइबोज होता है।
इसकी संरचना सूत्र क्या होती है बेटा? अगर हम इनकी संरचना सूत्र को देखते हैं बेटा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो है यहां पर OH और यहाँ पे क्या होता है, H होता है। इसके साथ भी क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। इसके साथ भी क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, H, और इसके साथ भी क्या होता है, H जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे होता है CH2OH और ठीक है। अब इसको काउंटिंग कर लो। काउंटिंग करोगे तो इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 1 10। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 4 हो गया ना, 4 और एक क्या हो गया 5। ऐसे इसमें ये संख्या पर हो गया। ये क्या कहलाता है, राइबोज शर्करा का क्या है, जो पेंटोज शर्करा का क्या है, संरचना सूत्र है राइबोज का। अब इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, डीऑक्सी में भी सेम होता है, बस अंतर क्या होता है कि जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर इसकी नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग पे ध्यान देंगे हम। नंबरिंग इसको देख रहे हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जो दूसरे नंबर पर जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उस एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबोज। ये राइबोज का है, ये संरचना सूत्र किसका है, राइबोज का। और डीऑक्सी में दो शब्द जुड़ा है, डीऑक्सी, डी माने डिलेट, ऑक्सी माने क्या, ऑक्सीजन। यानी एक ऑक्सीजन को हम क्या कर दें, डिलेट कर दें, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। तो इसका सेम ऐसे ही होगा, बस अंतर क्या होगा, ये C, यहाँ पर C और यहाँ पर C और यहाँ क्या बन गया C और ये बन गया। अब देखो यहाँ पर सेम वही रहेगा, CH2OH और यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया OH, यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पर क्या हो गया H, यहाँ पर क्या हो गया H और यहाँ पे क्या हो गया OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा था, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा था, इसमें हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज। बस इतना ही अंतर होता है, ये दिमाग में भर लेना। अब यहां से निकालो, किस नंबर पे निकाले हुए, दूसरे नंबर पे। केवल जो है जो राइबोज शर्करा होता है बेटा, पेंटोज शर्करा में जो राइबोज होता है, राइबोज में से हम क्या कर देते हैं, दूसरे नंबर से ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबोज बन जाता है। बात समझ में आ गया, कोई किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत। अब इसमें बताओ, हमको दोनों में अंतर बता दो, दोनों में अंतर क्या है। इसमें ऑक्सीजन की, राइबोज में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 5, और इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4। बस इतना ही अंतर होता है। ये दिमाग में बैठ गया तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन क्षार। हम देखते हैं तीसरा नाइट्रोजन क्षार। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार निम्न 2 प्रकार का होता है बेटा। ये नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरिमिडीन।
अब एक चीज ध्यान दो, नाइट्रोजन क्षार से ही समझ में आ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा निश्चित रूप से होगी। दूसरा जो है प्यूरीन और पाइरिमिडीन से मतलब आपको बेंजीन आपने पढ़ा होगा, बेंजीन की संरचना सूत्र, उसी तरह से इसकी भी क्या होती है, रिंग होती है। जैसे बेंजीन में रिंग होता है, सेम उसी तरह का रिंग किसमें पाया जाता है, पाइरिमिडीन और प्यूरीन में। पहले हम देखते हैं जो पाइरिमिडीन होता है, इसमें जो है देखो 2 नाइट्रोजन और क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है, तो एक चीज ध्यान रख लेना, इसमें जो होता है, इसकी संरचना को मैं समझा रहा हूं। ये ध्यान देना, देखो संरचना समझ में आ गया जी। इसमें कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 और नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं, 2। बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें काउंटिंग कैसे होती है, तो इसमें क्लॉकवाइज इसकी जो है ना रीडिंग इसमें बहुत मायने रखता है। तो इसकी रीडिंग जो होती है वह कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। यानी ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2, ये क्या हो गया, 3, ये क्या हो गया, 4, ये क्या हो गया, 5 और ये क्या हो गया, 6। ये इसकी रीडिंग कैसे होती है, क्लॉकवाइज होती है। यहां समझ में आया, ये किसकी हो गई, ये किसकी रिंग हो गई, ये रिंग है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यानी ये पाइरिमिडीन रिंग होता है और साथ में एक रिंग जो है इमिडोजोल एक रिंग है वो जुट जाता है। अब देखते हैं कैसे जुटता है। यानी पहला जो है कि सेम ऐसे ही बनेगा, ये कार्बन के साथ फिर क्या जुटा, कार्बन, फिर इसके साथ एक कार्बन और फिर इसके साथ क्या जुटाता है, नाइट्रोजन। फिर यहां से क्या जुटा, कार्बन, इसके साथ क्या जुटेगा, नाइट्रोजन, और फिर ये क्या हो गया, कार्बन। अब इसमें होता क्या बेटा, ये आप देख रहे हो ये कैसा रिंग है, ये जो रिंग देख रहे हो आप, ये कौन सा रिंग बना है, पाइरिमिडीन रिंग बना है कि नहीं बना है, बना कि नहीं बनाई। अब इसमें ध्यान दो, बस यहाँ पे कुछ नहीं, ये रिंग आपको समझना कैसे है। इसमें जब जो है ना प्यूरिन बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके साथ फिर नाइट्रोजन जुट जाता है। एक इधर नाइट्रोजन जुट गया और इसके साथ एक इधर नाइट्रोजन जुट गया और इसके साथ क्या जुट गया, ये डबल बॉन्ड के साथ क्या जुट जाएगा, कार्बन जुट जाएगा। बस ये समझ में आया। यहां से देखो, यहां से ये क्या बना, पिरामिड। अब यहां से ये क्या बन गया, यहां से इसका सूत्र जो है, पहले इसका सूत्र देखोगे तो इसमें क्या था, ये 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन था। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन, हाँ 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन। तो यहाँ पे हो गया 2N और प्लस 3 कार्बन। इसको कहा जाएगा और इसको बोला जाता है, लिख लेना, इमिडोजोल।
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इसकी काउंटिंग कैसे होती है, इसकी काउंटिंग को समझेंगे। इसमें आपने, इसमें कैसे, इधर देखो, इसमें आपने देखा कि जब इसका जो है नंबरिंग किया जा रहा था तो ये नंबर 1 पे था, ये 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें नंबरिंग कैसे होता है, ये इसके विपरीत इसमें नंबरिंग होता है। इसमें नंबरिंग होता है, जब इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नंबर 1 पे आता है, ये किस पे आता है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 9। समझ में आ रहा है? इसका हमने कैसे किया, इसमें हमने देखा इसको यहां से उल्टा चल रहा है, ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें जो है नंबरिंग की, मैं नंबरिंग क्यों बता रहा हूं, तो अभी जब हम क्या करेंगे, जब बांड बनाएंगे ना, तो उस समय इसका पहला और इसका 9वां, ये आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि बांड बनाते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब हम क्या करेंगे, इसकी आवश्यकता कहाँ होगी, जब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन बेस से इसे जोड़ेंगे, तब हमें इसकी आवश्यकता होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? अब हम यहाँ एक चीज और समझेंगे। ये आपने संरचना समझ लिया, संरचना समझ लिए? अब संरचना समझ में आ गया हो तो अब हम सीधे क्या समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? जो मुख्य चीजें हमें समझना है यहाँ देखेंगे। देखो, इनमें देखते हैं, अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ये पैरामिडीन जो है, ये निम्न कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देखो, ये निम्न 4 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहले को कहा जाता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन, यूरासिल और साइटोसिन। थायमीन को टी से प्रदर्शित किया जाता है, यूरासिल को यू से किया जाता है और इसको किससे? सी से। और ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है एडेनिन, एक को क्या कहता है? एडेनिन। दूसरे को कहा जाता है ग्वानिन। देखो, एडेनिन को ए से दिखाते हैं और ग्वानिन को जी से दिखाते हैं। ये चीजें आप दिमाग में भर लें। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये पॉइंट आपको समझना होगा। जो एडेनिन, ये जो आपको आरएनए और डीएनए होते हैं बेटा, जो डीएनए होता है वह डबल रज्जुकी होता है और जो आरएनए होता है एक रज्जुकी होता है। एक रज्जुकी मतलब समझते हो, एक धागे की तरह से होता है।
और ये जैसे रस्सी डबल जुड़ा होता है ना, उस हिसाब का इसमें क्या होता है, ये डीएनए में होता है। अब हम पहले जुड़ेगा कौन, अब एक चीज ध्यान रखना, जो डीएनए होता है, डीएनए में जो है थायमिन पाया जाता है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें यूरासिल पाया जाता है। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है ना। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि डीएनए के साथ कौन जुड़ा होता है, ये जुड़े तो सब होते हैं। जैसे आपका जो है देखोगे तो थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इससे जुड़े होते हैं। किससे, डीएनए से। किससे जुड़े होते हैं, एक बार लिख लो, आपने ऐसे लिखो सब समझ आएगा, तो फिर मैं समझाता हूँ। डीएनए जो होता है, डीएनए में कौन कौन जुड़ा होता है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनके साथ जो है एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन और फिर एक चीज ध्यान रखना, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ा होता है और फिर जो है थायमिन के साथ क्या जुड़ा होता है, एडेनिन। इसके बाद से ग्वानिन के साथ कौन जुड़ा होता है, साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ कौन जुड़ा होता है, ग्वानिन जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नहीं समझ में आ रही है तो अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, आरएनए में क्या होता है बेटा, तो आरएनए में जो है एडेनिन भी होता है। क्या होता है, एडेनिन होता है, और एडेनिन की जगह पर यहाँ थायमिन है ना, तो थायमिन की जगह पर क्या होता है, थायमिन की जगह पर क्या जुड़ जाता है, यूरासिल। क्या जुड़ जाता है, यूरासिल। और इसके बाद से ग्वानिन के साथ साइटोसिन। केवल अंतर जानते हो क्या होता है, यहाँ टी, इसमें टी होता है, इसमें क्या होता है, यू होता है। ये बस दिमाग में भर लेना। अब कैसे होता है पहले, अब ये क्यों ऐसा होता है, जब हम इनकी संरचना सूत्र देखते हैं, दोनों का कर लेते हैं, और हमको आरएनए और डीएनए में अंतर कर बता देना है आपको। तो यहाँ पे देखो, इसका सूत्र आप यही जानते हो जी, थायमिन का जो है संरचना सूत्र क्या होता है, कुछ इस तरह से मैंने अभी बताया था आपको। कितने कार्बन होते हैं इसमें, बोलो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यहाँ क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, सी होता है, और यहाँ पर क्या होता है, सी होता है, यहाँ एन होता है, और यहाँ पर क्या जुड़ा होता है। ये किसका था, पिरामिडिन का था। अब इसमें थायमिन वगैरह का हमें निकालना है। और एक चीज ध्यान रखना, इनके साथ जो है, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं। इनके साथ भी क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये इसमें किसमें होता है, किसका होता है, पिरामिडिन का होता है। और क्लॉकवाइज आपने देख ही दिया कि कैसे इसमें नंबरिंग होती है। नंबरिंग बताना पड़ेगा, इसमें नंबरिंग कैसे होता है, नंबर 1 2 3 4 5 6। ये समझ में आ रहा है ना। अब हम जो है थायमिन की देखते हैं कि संरचना सूत्र क्या होगा। तो थायमिन में देखो अंतर क्या होता है। जब हम थायमिन बनाते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है NH2, और यहाँ पे होता है CH, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ इसके साथ यह जुड़ा होता है, इसके साथ क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है। और इनमें जो है यूरासिल में क्या होता है, ये किसका हुआ, थायमिन का नहीं, ये साइटोसिन का है। किसका है,
साइटोसिन का। अब साइटोसिन के बाद देख लेते हैं थायमीन। क्या देख लेते हैं? थायमीन का। कैमरा इसमें ध्यान दो, यहां पे क्या होता है यूरासिल में, यहां ऑक्सीजन यहां पे जुड़ा होता है, यहां पे H होता है और यल के साथ भी क्या होता है हाइड्रोजन। बस थायमीन में अंतर क्या होता है, थायमीन हमें देखना है तो सेम यही संरचना रहेगी, केवल यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, उसमें मिथाइल समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? मिथाइल समूह जुड़ा होता है। यानी आपको जो है यहाँ पे ये देख लो, यहां पे क्या होता है मिथाइल समूह जुड़ा होता है, इस कार्बन के साथ जुड़ा होता है CH3। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल समूह। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल समूह। और बाकी ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। बस दोनों में अंतर क्या देखा आपने? ये हो गया साइटोसिन का, ये हो गया यूरासिल का, यूरासिल। और ये क्या हो गया? थायमीन का। देखो आपके बुक में यही दे रखा है संरचना, एक बार ध्यान से देखते हैं, पहले समझो। यहाँ पे यूरासिल और थायमीन में अंतर क्या होता है? तो थायमीन में एक चीज ध्यान रखना कि जो यूरासिल है उसमें मिथाइल समूह नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? मिथाइल समूह जुड़ा होता है। और कौन से कार्बन पे जुड़ा होता है ये भी ध्यान रख लेना। तो इसमें जब हम कार्बन की बात करेंगे तो किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? बोलो, किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? किसने पर? 5वें पे होगा ना। ये अभी मैंने बताया था, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5। ये ध्यान रखना, 5वें नंबर का जो कार्बन होता है, 5वें नंबर पे जो कार्बन होता है वो किससे जुड़ा होता है? वहां पे क्या जुड़ा होता है? मिथाइल समूह। और मिथाइल समूह होने की वजह से ये सिर्फ किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, इसीलिए डीएनए अस्थायी होता है। और यूरासिल क्या होता है? अस्थायी। इसको मैं अगले समय बता दूंगा। हमने क्या देख लिया? ये हमने प्राइमिडीन को देख लिया था। अब हमें क्या देखना था? क्या देखना था? प्यूरिन की जो संरचना सूत्र कैसे होती हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो प्यूरिन में आपने क्या देखा था? बताओ प्यूरिन में क्या होता है? इसका सूत्र आपको क्या बताया गया था? प्यूरिन में कैसे बताया गया था? ये इसी के तरह से संरचना होती है, ऐसे ही होती है ना। यहां देखो, जैसे इसमें होती है सेम ऐसे इसमें भी होता है, बस अंतर क्या होता है? यहां पर एक यानी यहां पर यानी 2n प्लस क्या होता है? ये भी क्या होता है? 2n प्लस 4c होता है। हाँ देखो, 1 2 3 4 और 2 कार्बन हो गया। इसमें केवल क्या इधर से जुड़ जाता है? एक एक नाइट्रोजन जुड़ जाता है। और इस नाइट्रोजन के साथ क्या आपको बताया गया था? कार्बन जुड़ जाता है। अब हम इसमें एडेनिन और गुआनिन को देखेंगे। अब ये तो हमारा इसका ही हो गया। अब एडेनिन और गुआनिन का क्या होता है? तो ध्यान रखना, एडेनिन और गुआनिन बनाने के लिए पहले हम एडेनिन को बनाते हैं, फिर किसको बनाएंगे? गुआनिन को बनाएंगे। ये हम एडेनिन का बनाते हैं।
बस ये ध्यान देना यहां पर। इसके साथ एडनिन में क्या जुड़ा होता है, तो इसके साथ जो है NH2 जुड़ा होता है। इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये डबल ठीक है, ये किसका संरचना सूत्र है, एडनिन का है। अब इसी तरह से हम किसका देख लेंगे, गुआनिन का। आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस तरह का संरचना दे रखा है, किताब से एक बार देख लेना आप लोग। गुआनिन इसी को बना दे रहा हूं। अब गुआनिन यहां बनेगा तो यहां पे इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, और इसके साथ जो है जो ये कार्बन है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, यानी इसके साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ जो है H2N या NH2 जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गुआनिन का सूत्र हो जाएगा। यहां पर भी इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये देखो मेन चीज डीएनए और आरएनए में हमको अंतर देखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है बेटा, डीएनए और आरएनए में जब अंतर देखोगे तो डीएनए में शर्करा कौन सी होती है, कौन सी शर्करा होती है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, और इसमें क्या होता है, कौन सा शर्करा होता है, राइबोज शर्करा होता है। डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखते हैं डीएनए और आरएनए। जब आप डीएनए और आरएनए को देखोगे, डीएनए इसमें जो है डीएनए और आरएनए में क्या देखा आपने अंतर, तो पहला आपने क्या देखा कि इसमें बताया जा रहा है कि डीएनए में एक तरफ अगर हम डीएनए देखें और एक तरफ क्या देखें, आरएनए देखें, तो डीएनए के अंदर शर्करा कौन सा पाया जाता है बेटा, शर्करा कौन सा होता है, तो डीऑक्सीराइबोज होता है। यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। राइबोज वाले में क्या बताया गया, इसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा देखते हैं, जो डीएनए होता है बेटा वह डबल हेलिक्स का होता है, यानी द्विरज्जुकी होता है। क्या होता है, जो डीएनए होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ये डबल हेलिक्स का होता है, यानी द्विरज्जुकी होता है। जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल धागे वाला होता है। क्या होता है, सिंगल धागे का होता है, एक रज्जुकी होता है। समझ में आया, इसको क्या कहा जाता है, द्विरज्जुकी कहा जाता है, द्विरज्जुकी। और ये क्या होता है, एकल रज्जुकी होता है। डबल हेलिक्स का मतलब समझते हो ना, जैसे तार, ये तार देखे होने की एक दूसरे में लिपटा हुआ होता है, या रस्सी को देखे हो कि एक दूसरे में दो धागे लिपटे हुए होते हैं, उसी तरह का संचय किसका होता है, डीएनए का। इसका क्या होता है, केवल एक धागा उसमें का निकाल दो तो इस तरह से होता है। इसमें देखो डीएनए में क्या, डीएनए में आपको बताया गया था कि जो नाइट्रोजनी बेस थे, तो उस नाइट्रोजनी बेस में क्या पाया जा रहा था, इसमें पाया जा रहा था एडेनिन
थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। समझ में आ रहा है? इसमें क्या पाए जाते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। जबकि आरएनए में क्या होता है? एडेनिन होता है और थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है इसको थोड़ा मैं मिटा के बता रहा हूं, फिर आप लोगों को एक एक को बताया जाएगा बारी बारी से। जैसे मान लेते हैं, आप जानते हो ना, ये आपका क्या है? फास्फेट समूह क्या है, और दूसरा क्या है? शर्करा, पेंटोस शर्करा, और तीसरा क्या है? नाइट्रोजनिक साथ। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और देखो यहां पर ये शर्करा हो गया, ये क्या हो गया? शर्करा हो गया। ये क्या हो गया? शर्करा। ये देखो इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, देखो ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है ना? अब इसके साथ जो है एडेनिन होता है। क्या होता है? एडेनिन। जो नाइट्रोजनी बेस क्या है? एडेनिन होता है। इसके पास क्या होता है? क्या होता है? थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन, साइटोसिन, और क्या होता है? गुआनिन होता है। इसमें भी कुछ, ये डीएनए है और ये आरएनए में भी कुछ इसी प्रकार का होता है। इसमें भी क्या होता है बेटा, ध्यान रखना। यहां पर ये फास्फेट समूह हो गया, ये कुछ इस तरह से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ क्या जुड़ा होता है? एडेनिन। इसके साथ क्या जुड़ा होता है? अब यहां थाइमिन है तो इसके जगह पे क्या जुड़ा होता है? यूरासिल। और इसके साथ क्या जुड़ा होता है? इसके बाद से साइटोसिन और उसके बाद से गुआनिन। बस अंतर क्या होता है कि यहां पर थाइमिन होता है और यहां पर क्या होता है? यूरासिल। ठीक है? अब इसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो नाइट्रोजनी बेस इसमें थाइमिन होता है, और थाइमिन की आपने संरचना सूत्र बनाया था और इसका भी बनाया था, तो आपने उसमें क्या देखा था? इसमें यूरासिल में किसकी कमी थी? यूरासिल में क्या कमी थी? इसमें थाइमिन में मिथाइल समूह पाया जा रहा था, और मिथाइल समूह पाए जाने की वजह से ये अत्यधिक क्या होता है? सक्रिय होता है और अस्थायी होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें मिथाइल समूह नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? सक्रिय नहीं होता है, अस्थायी होता है। यानी आपने देख लिया कि डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस जो है क्या मिलता है? थाइमिन मिलता है, जो किसमें नहीं मिलता है? आरएनए में नहीं मिलता है। और आरएनए में क्या मिलता है? नाइट्रोजन बेस। इसको समझ रहे हो? ये जो मैं बनाया हूं ये क्या है? फास्फेट समूह। और ये क्या है? ये शर्करा हो गया, और ये क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस। ये तीन आप लोगों को बताया गया ना, ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां से और यहां तक का जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना? इस भाग को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? यहां से यहां तक का भाग, फिर यहां से यहां तक का एक भाग ये बनता है। फिर इसमें भी देखो, यहां से यहां तक का एक भाग बना, और यहां से भी यहां तक एक भाग बना। ये एक भाग को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, यानी जिसमें क्या क्या मिला हो? फास्फेट, और उसके बाद से क्या हो? शर्करा भी हो, और उसके बाद से क्या हो? नाइट्रोजन बेस भी हो, क्षार भी हो, तो ये एक बनता है। अब इस तरह से जो है डीएनए और आरएनए में ये एक दूसरे से जुड़ जुड़कर खूब लंबा बने होते हैं, और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलता है तब क्या बनता है? न्यूक्लिक
एसिड बनता है, ठीक ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड है। ये सब मिलकर क्या बना लिए, न्यूक्लिक एसिड बना लिए। बात समझ में आ गया ना यहां पे। अब देखो एक चीज ध्यान रखना होगा आप लोगों को, यहां पे आपने देखा कि ये एक रज्जुकी होता है और ये क्या होता है, द्विरज्जुकी होता है। तो द्विरज्जुकी होगा तो हमने तो एक धागे को बना दिया, एक धागे का ये बना, जैसे एक धागे का ये बना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बना दिया था कि आप समझ लें। अब इसको मान लो निश्चित रूप से जब आप देखोगे तो जब द्विरज्जुकी होगा बेटा, तो एक धागा का निकाले तो ये हुआ और एक धागा क्या होगा, इधर होगा। तो मान लेते हैं एक धागा ये हुआ, एक धागा ये हुआ, यहां पे क्या है, क्या है, सुगर जुड़ा हुआ है ना, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बनाया, और ये देखो, और इसके साथ क्या जुड़े होंगे, इसके साथ क्या जुड़े होंगे बताओ, नाइट्रोजनी। इसके साथ क्या जुड़े होंगे, नाइट्रोजन क्षार जुड़े होंगे ना। तो अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया था एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, अगर यहां पर एडेनिन है तो यहां पर कौन जुटेगा, थाइमिन जुटेगा। क्या जुटेगा, यहां पे थाइमिन है तो इसके सामने क्या जुटेगा, एडेनिन। और यहां पे साइटोसिन है तो यहां पे क्या जुटेगा, ग्वानिन। यहां पे ग्वानिन है तो यहां पे क्या जुटेगा, साइटोसिन। बात समझ आ रही है। मैंने कल बताया था एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थाइमिन। थाइमिन के साथ कौन जुड़ता है, एडेनिन। साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, ग्वानिन। और ग्वानिन के साथ कौन जुड़ता है, साइटोसिन। तो अब ये सामने है। अब एक चीज इसमें बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं ये किससे क्या होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुटे होते हैं। किससे जुटे होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से। ये भी किससे जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये दोनों क्या होता है, डबल बॉन्ड से। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक बार दोबारा देखते हैं, दोबारा इसे फिर मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया कि क्या होता है जब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है तो फास्फेट के साथ, यानी पहली बात एक चीज ध्यान रखना, जो शर्करा होता है तो शर्करा में क्या होता है कि हमेशा एक शर्करा के साथ कितने फास्फेट जुड़े होते हैं, दो फास्फेट जुड़े होते हैं। जैसे ये एक शर्करा है, इसके साथ देखो ये भी जुटा है और ये भी जुटा है। और जो शर्करा के साथ दूसरा क्या बताया गया कि ये हमने बना लिया, और इसके बाद से यहां पे देखो तो फास्फेट है, शर्करा है और एक नाइट्रोजनी बेस है। ये क्या है, फास्फेट है, ये क्या है, शर्करा। और नाइट्रोजनी बेस क्या जुटा हुआ है, नाइट्रोजन बेस क्या है, एडेनिन है। और यहां पर नाइट्रोजनी बेस के साथ क्या जुटा है, थाइमिन। और यहां पर क्या जुटा है, साइटोसिन। और इसके साथ क्या जुटा है, ग्वानिन। आपको अभी बताया गया कि थाइमिन सिर्फ इसमें देखने को मिलेगा डीएनए में, आरएनए में क्या मिलेगा इसके जगह पर, यूरोसिल। बाकी सारे नाइट्रोजनी बेस रहेंगे। अब जब दूसरे रज्जु को देखेंगे तो आप जानते हो कि जब अगर यहां पर क्या है, यहां पे देखो बेटा, एक बार ध्यान से देखो, अगर यहां पर एडेनिन है तो आपको बताया गया था कि कभी भी नाइट्रोजनी जो क्षार होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार अगर क्या है, एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ क्या जुटेगा, थाइमिन जुटेगा। क्या जुटेगा, थाइमिन। अगर थाइमिन है तो उसके जगह पर क्या जुटेगा, एडेनिन जुटेगा। फिर आपको बताया गया था अगर नाइट्रोजनी बेस क्या है, साइटोसिन है, इसके साथ क्या जुटेगा, ग्वानिन। अगर यहां पे ग्वानिन होता तो इसके जगह पर क्या जुटता, साइटोसिन। तो यहां पर देख रहे हो, यहां पर क्या है, एडेनिन है ना, तो इसके सामने क्या जुटेगा, थाइमिन जुटेगा। ध्यान आया।
और यहां पर क्या है, थायमिन है, तो इसके सामने क्या जुटेगा, एडेनिन जुट जाएगा। तो यहां पे हमने क्या जोड़ दिया, एडेनिन। अब यहां पर देखो, यहां पे साइटोसिन है, तो यहां पे क्या जुटेगा, ग्वानिन जुट जाएगा। यहां पर ग्वानिन है, तो यहां पे क्या जुट जाएगा, साइटोसिन। अब ये देख रहे हो ना, अब इन दोनों के बीच में क्या होंगे, हाइड्रोजन बांड होंगे। अब ये हाइड्रोजन बांड जो होंगे, तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ा होता है। कितने हाइड्रोजन बांड से, ट्रिपल। ये भी कितने से जुड़ा होता है, ट्रिपल बांड से। और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, डबल बांड से जुड़े होते हैं। ये बस याद, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन बताओ बेटा, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, इस डीएनए और आरएनए पर निगेटिव चार्ज किस कारण से आती है। मैं पहले दिन इसको बताया था जब मैं स्टार्ट किया था। किसके कारण से उस पर निगेटिव चार्ज आते हैं, जिसके कारण उसमें अम्लीयता आ जाती है। अब समझ में आया, वो कौन सा था, किस कारण से होता है। अरे मूर्खों, उस दिन मैंने बताया था कि फास्फेट समूह उपस्थित होने के कारण डीएनए और आरएनए क्या होता है, ऋणात्मक आवेश में आ जाता है, और उसकी प्रकृति कैसे हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। यानी इसमें अम्ल भी होता है, इसमें क्षार भी होता है। ध्यान देना, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार। ये बात समझ में आ गई। अब हमें इसमें देखेंगे एक चीज कि जब हम, ये तो हमने देख लिया कि द्विरजकी है, और द्विरजकी का हमने ऐसे बना लिया। अगर हमें ये, आप इसमें तो एक रजकी होता है। अब हम डीएनए की बात करते हैं, सिर्फ डीएनए के बारे में देखते हैं। तो डीएनए मान लो बेटा, आपने देखा कि ये डबल धागा का बना हुआ एक आपको ऐसा आकृति दिखाई दिया। अगर इन दोनों धागों को खोल दिया जाए, और खोल के इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर ये वाला धागा 5 डैश है, ये देखो कहां जाए खत्म हो रहा है, यहां पर है ना, तो ये क्या होगा, 3 डैश होगा। अब ये 3 डैश होगा, तो ये क्या होगा, 5 डैश होगा। अब क्यों ऐसा होगा, इसको समझाना है आप लोगों को। पहले मैं यहां पे एक चीज समझा देता हूं दोनों को। मैंने क्या बताया, जैसे इसी धागे को हमने खोल दिया, तो एक धागा ये हो गया और एक धागा ये हो गया। ये मान लो कि 5 डैश होगा, और ये कितना होगा, 3 डैश होगा। और ये क्या होगा, 3 डैश और ये 5 डैश। यानी इसका ऐसे कर लेते हैं और इसका ऐसे कर लेते हैं। इस पर जो है ये एंटी पैरेलल होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। अब इसको समझने के लिए डीएनए के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, तब हमें यह समझ में आएगा, ये चीज आपको समझ में आएगी कि इस पे 3 डैश और 5 डैश क्यों आता है। अधिकांश बच्चों को पूरा डीएनए पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों यहाँ पे 5 डैश और यहाँ पे 3 डैश, और यहाँ पर क्यों 3 डैश यहाँ आ जाता है, यहाँ पर क्यों नहीं 5 डैश आता है, और यहाँ पर 3 डैश क्यों नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानेंगे। पहले डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए के बारे में किसने बताया, तो आप पहले एक चीज बताओ, डीएनए की खोज किसने किया, किसने किया था। तो हम यहां ध्यान देंगे कि डीएनए की खोज की बात आएगी, हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। आपको बताया गया था कि डीएनए की खोज, यानी डीएनए, आप जब डीएनए शब्द समझोगे तो आप सीधी सी बात आपने सुना कि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए, वही दोनों मिलकर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यानी इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड ही क्या है, डीएनए है और
आरएनए है। तो आप बताओ न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने। तो डीएनए की भी खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिस्टर ने की। तो इनकी खोज हमने देख लिया कि इनकी खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। इन्होंने तो केवल बता दिया था, खोज कर दिया था, लेकिन इसे समझाने का काम किसने किया? तो देखो, डीएनए को समझाने का एक वाटसन और क्रिक का जो है मॉडल आपका किताब में दे रखा है कि वाटसन और क्रिक मॉडल। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीएनए को इन्होंने सिर्फ डीएनए के बारे में बताया, डीएनए की संरचना को नहीं समझाया था। जो फ्रेडरिक मिस्टर थे बेटा, फ्रेडरिक मिस्टर जो थे, इन्होंने सिर्फ खोज किया था। इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। ये डीएनए की संरचना के बारे में नहीं बताए थे। डीएनए की संरचना के बारे में जो है बताने वाले दो वैज्ञानिक थे। ध्यान रखना, डीएनए की संरचना को समझाने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था विल्किंस और दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन। ध्यान रखना, संरचना, डीएनए की संरचना को समझाने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम क्या था? एक का नाम बताया गया विल्किंस, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था? फ्रैंकलिन। ये दो वैज्ञानिक जो हैं, देखो, ये दो वैज्ञानिक जो है डीएनए की संरचना को समझाने के लिए जो है एक तकनीक का सहारा लिया था। ध्यान देना, बताया जा रहा है, पहले सुन लो, समय आपको बहुत मिलेगा। बताया जा रहा है फ्रेडरिक मिस्टर ने खोज डीएनए के तो कर दिया, लेकिन डीएनए की संरचना को समझाने के लिए जो है दो वैज्ञानिक आते हैं। एक का नाम क्या होता है? विल्किंस, और दूसरे का क्या नाम होता है? फ्रैंकलिन। ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं इसकी संरचना को समझाने के लिए एक तकनीकी का सहारा लिया, जिस तकनीकी का नाम है एक्स किरण विवर्तन। क्या नाम है? एक्स किरण विवर्तन। या एक्स रे डिफ्रैक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। ये दोनों लोग जो हैं इस तकनीकी एक्स किरण विवर्तन तकनीकी विधि के माध्यम से पता लगाया, यानी जब इन्होंने एक्स किरण विवर्तन के माध्यम से जो इन्होंने क्या किया, पता लगाया कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला परस्पर कुंडलित दशा में होता है। यानी ये बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है और ये श्रृंखला क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित समझते हो ना? डबल रज्जुकी होता है और कुंडलित होता है। जैसे कुंडली मार के, जैसे एक इधर से और एक इधर से मुड़ा हुआ क्या होता है? जुड़ा हुआ। जैसे तार होता है ना, तो एक इधर से मुड़ा हुआ होता है, एक इधर से, जैसे रस्सियां होती हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम बताने का काम किया कि जो, और किस विधि से? तो एक्स किरण विवर्तन विधि के माध्यम से इन्होंने ये पता लगाया कि जितने भी डीएनए होते हैं वह द्विरज्जुकीय होते हैं, कुंडलित होते हैं। अब इन्होंने जब ये बता लिया तो
इन्होंने इस चीज को बताकर डाटा रख दिया और उस डाटा का उपयोग करके दो वैज्ञानिक, ध्यान रखना, इन्होंने तो ये सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, द्विरज्जुकी होता है। क्या होता है? द्विरज्जुकी होता है। जब इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल रज्जुकी होता है, और इनके डाटा को लेकर, इनके बाद जो है इनके डाटा को लेकर दो वैज्ञानिक जो है आते हैं और इन्हीं के डाटा को जो इन्होंने क्या किया था, बताया था, केवल इन्होंने क्या बता दिया था, इन्होंने यही तो बताया था कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है और ये परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं। कुंडलित का मतलब क्या होता है, द्विरज्जुकी होते हैं। और इनकी डाटा का सही उपयोग दो वैज्ञानिक आकर करते हैं। एक का नाम होता है वाटसन और दूसरे का नाम क्या होता है, वाटसन और क्रिक। ये दोनों वैज्ञानिक जब आए तो इन लोगों के डाटा को लिए, इन्हीं के डाटा पर जो है इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1953 में डीएनए संरचना का द्विकुंडलित प्रारूप प्रस्तुत किया। यानी जो इन्होंने ये बताया था कि ये द्विकुंडलित होता है, उसी डाटा के आधार पर इन्होंने बताया, वाटसन और क्रिक ने कब बताया था, 1953 ईस्वी में। कब बताया था, 1953 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि जो डीएनए की संरचना होती है उस डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित प्रारूप प्रस्तुत किया था। अब इस प्रारूप में क्या था बेटा, अब आप सोचोगे कि एक चीज और बता दूं, इनकी डाटा को इन्होंने लिया और उससे क्या किया कि इन्होंने इसका प्रारूप द्विकुंडलित का प्रारूप प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया, केवल बताया, और उसी को लेकर इन्होंने बताया तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब सवाल ये दिमाग में आएगा कि बताओ, उन्हीं के डाटा चुरा कर इन्होंने किया और ये नोबेल पुरस्कार पा गए, ये तो बेईमानी हुआ ना। नहीं, एक चीज ध्यान रखना, उन्होंने पूरी इसके बारे में डिटेल नहीं बताया। डिटेल किसने बताया था, वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने जो है द्विकुंडलित प्रारूप में बताया कि इसमें जो है जो मुख्य था, इसमें क्या क्या मुख्य चीजें बताई थी उन्होंने, कि एडेनिन के सामने क्या होता है, थायमिन होता है, और ग्वानिन के साथ कौन जुड़ा होता है, यानी यही वाटसन और क्रिक महोदय थे। इन्हीं दोनों लोगों ने बताया कि जब भी थायमिन के साथ कौन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है, और एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थायमिन, और साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, ग्वानिन, और ग्वानिन के साथ कौन जुड़ता है, साइटोसिन। ये बताने वाले कौन थे, वाटसन और क्रिक। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया कि जो ये कुंडलित भाग होता है, जो ये कुंडलित मार्ग, यानी जो ये इस तरह का कुंडलित भाग होता है, इस वाले कुंडलित भाग को उन्होंने, इनकी लंबाई कितनी है, यानी एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है, यह भी बताने का काम किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। इसके बाद और क्या इनमें विशेषताएं बताई, तो इन्होंने बताया कि दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी क्या होती है। जो ये दो नाइट्रोजन क्षार थे ना, जो यहाँ जुड़े हुए थे, तो इन दो, जैसे आप अभी आप लोगों ने देखा कि एक इधर में मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को, ऐसे बताया था ना, जैसे आपको यहाँ मैंने बताया था एक चीज ऐसे था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एडेनिन था, और यहाँ पे क्या था, थायमिन। या यहाँ साइटोसिन ही मान लेते हैं, एक ही लिख लेते हैं। इधर भी ऐसे था ना, यहाँ पे था थायमिन, और यहाँ पे क्या था, थायमिन के साथ यहाँ पर ऐसे था ना, और यहाँ पे क्या था, ग्वानिन। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन दोनों की जब जो बांड है ना, इन दोनों के बीच में
जो ये दो नाइट्रोजनी क्षार है ना, तो इन बीच की दूरी क्या है इसको भी बताने का काम किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। अर्थात जो है और इसके बाद से इसकी व्यास भी बताने का काम किसने किया था? किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। इतनी सारी सूचनाएं देने वाले, यानी ढेर सारी सूचनाओं इन्होंने डीएनए के बारे में दिया था, और इसीलिए जो है बहुत सारे सूचनाएं प्रदान करने की वजह से इन लोगों को जो है 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना? कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? 1962। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? वाटसन और क्रिक का मॉडल समझ में आया? अब इनकी लंबाई और चौड़ाई, ये सारी चीजें आपको बारी बारी से बताई जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये जो है 5' और 3' का मतलब क्या है। जो अभी मैंने बताया था कि ये 5' और 3' क्यों लिखा जाता है, ये अधिकांश बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो बताया जा रहा है 5' और 3' का मतलब हम समझेंगे। आप एक चीज जानते हो कि जितने भी शर्करा होते हैं वह कितने फास्फेट समूह से जुड़े होते हैं? 2 फास्फेट समूह से जुड़े होते हैं। जैसे आप लोग अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, कोई शर्करा है, और ये शर्करा कितने समूह से जुड़ा रहता है? 2 फास्फेट समूह से जुड़ा होता है। ऐसे ही जुड़ा रहता है ना। अब आप बताओ, जो फास्फेट में ऑर्थोफॉस्फेट था उसका संरचना सूत्र क्या होता है? क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? क्या होता है? H3PO4, यही था ना? यही था ना? जो फास्फेट का क्या होता है? H3 था, PO4। अब इसकी संरचना सूत्र आपने कैसे बनाया था? कुछ इस तरह का आपने संरचना सूत्र बनाया। अगर याद हो तो शायद आपको अभी याद आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है? इस तरह से था, हम देखते हैं। थोड़ा पास में आ रहा है ना? नीचे दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा होगा। ठीक। और इसका आपने क्या देखा था? जो शर्करा होता है, शर्करा में आपको बताया गया था, कैसे बताया गया था, याद है आप लोगों को? पेंटोज शर्करा का सूत्र क्या था? क्या था? C5H10 O5 था, यही ना? यानी आपको इसमें कार्बन कितने देखने को मिल रहे थे? 5। और हाइड्रोजन कितने? 10। और ऑक्सीजन कितने? 5। यानी मेन चीज हम कार्बन वाले को ही देख लेते हैं। पहले हम कार्बन वाले को लेते हैं। तो मान लेते हैं एक का अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, यहां पे ध्यान देना। अब इसमें कार्बन 5 है, जैसे
ये कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब ये बाकी आप लिखने की जरूरत नहीं, मुझे कार्बन समझाना है कि कार्बन से मतलब है। तो आपने देखा एक यहाँ पे हो गया। इसकी काउंटिंग कैसे होती है बेटा? ऐसे होती है ना, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा ना, ठीक। अब इसमें क्या होता है ये ध्यान रखना, इस OH वाले से ये 5वां नंबर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, ठीक ना। और इधर देखना, ये जो OH है, देख रहे हो ना, इस OH वाले से ये तीसरा कार्बन क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, ये तीसरा वाला जुड़ जाता है। इसी प्रकार से 5वां तीसरा जुड़ता जाता है, और ये जुड़कर जो रज्जुकी होता है ना, पहला किससे जुड़ा? आपने क्या देखा? फास्फेट समूह। यहाँ पे आपने देखा ये तो फास्फेट समूह है, और फास्फेट समूह से एक कौन जुड़ रहा है? शर्करा। तो फास्फेट समूह जो है, जो फास्फेट समूह है, पहला किससे जुड़ा है? 5वें वाले से। किससे जुड़ा है? 5वें। इसीलिए जो है ये 5 डैश पहला क्या कहता है? 5 डैश। और दूसरा किससे जुड़ा है? तीसरे से। और फिर ये भी जुटेगा, तो ये क्या किससे जुटेगा? ये देखो, ये तीसरे से जुटेगा, फिर इधर जो आएगा, जैसे यहां पर भी आप लिखोगे, ऐसे लिख लो, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगी। और यहाँ पे C, यहाँ पर क्या हो गया? C। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर ये 5वें नंबर से जुटेगा, और फिर ये क्या जुटेगा? ये तीसरे नंबर जुटेगा, यानी 5वां तीसरा 5वां तीसरा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? जो इनका हेलिक्स होता है बेटा, तो ये क्या होता है? 5 डैश, और क्या होता है? 3 डैश। बात समझ में आ गई? कल इसको फिर मैं दोबारा आपको फिर बता दूंगा, ठीक है।